गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम अभी हैं लाल किले मेट्रो से जस्ट बाहर निकल रहे हैं। तो हम अभी पहुंचे हैं लाल किला के अंदर। आज हमें पता चला कि जो पुराना पास है वो वॉक नहीं करेगा। तो नितिन पांचाल जो हमारे साथ है उन्होंने ऑनलाइन टिकट किया। यहाँ ऑनलाइन टिकट की बहुत अच्छी व्यवस्था है। वहाँ बार कोड आपको जगह जगह मिल जाएंगे काउंटर के पास। तो आप उसको स्कैन करके डायरेक्ट आप अपने टिकट ले सकते हैं। और जो आप ऑनलाइन टिकट लेंगे तो उसका किराया आपको 35 रुपये लगेगा। आप अगर कैश देकर लेने जाएंगे तो उसका आपको 50 रुपीज़ लगेंगे। तो वहाँ से हाथी गेट से होते हुए हम अंदर जाते हैं और यहाँ हमें एक बहुत ही खूबसूरत मार्केट दिखा जो कि बहुत पुराना है। जब कहा जाता है मुग़ल यहाँ शासन करते थे तो उन्होंने रानियों के लिए यहाँ एक मार्केट बनवाया था ताकि रानियों को बाहर ना जाना पड़े। तो ये मार्केट आज भी लगता है और ये अलग अलग, हालांकि उस समय के दौरान से ये बहुत अलग है, परंतु आप लोग देख सकते हैं उसी तरह का एक समावेश, एक व्यवस्था, एक चीज़ें, एटमॉस्फेयर यहाँ देखने को मिलता है। तो हम बता दें कि ये बहादुर शाह ज़फ़र द्वारा बनाया गया ये मार्केट, जो कि जैसे अभी मुझे नितिन ने बताया। तो इस तरह यहाँ पे आप एक चारों ओर का एक नज़ारा आप देख सकते हैं कि आप देखिए किस तरह के मार्केट है यहाँ पे। और ये जस्ट एंट्री, लाल किले के अंदर एंट्री होते ही आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आप जस्ट यहाँ से गुज़रते हुए आगे जाएंगे और जैसे ये आप लोग देख रहे हैं एक कंतान लगा हुआ है, इसी तरह का कुछ माहौल हुआ करता था उस ज़माने में। तो हम आगे बढ़ते जाते हैं और ये इस तरफ एक दरवाज़ा है जो बाहर जाने के लिए है। फिर इसके दूसरी तरफ भी एक दरवाज़ा है जो बाहर जाने के लिए है। हमें सीधे सीधे निकलना है। और ये कितना खूबसूरत यहाँ का कंस्ट्रक्शन जो आप लोग देख रहे हैं। यहाँ अलग अलग चीज़ें, यहाँ हाथियों की दांत की बनी चीज़ें हैं, संगमरमर से बने चीज़ें हैं, खिलौने की दुकानें हैं जो आजकल कंटेम्प्रेरी समय में, पहले के शायद ऐसे नहीं होंगे। तो उस मार्केट को क्रॉस करते ही हमें कुछ यूँ मिलता है। फिर हम यहाँ से अपने दाएं हाथ की ओर चलते हैं। दाहिने बाजू जाकर हमें जो दिखता है वो जैसे कि हमारा वेन्यू आ चुका है और यहाँ सेमिनार चालू है। तो हम यहाँ ज़्यादा बातचीत करना उचित नहीं समझते हैं। और ये सेमिनार लगभग रोज़ हो रहा है, तो आप लोग अवश्य जाएं, जाकर ज़रूर सुने। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको यहाँ जानने, सीखने को मिलेगी, सुनने को मिलेंगी जो शायद एग्ज़िबिशन व ऐसे नॉर्मल जब हम बातचीत करते हैं तो ये जानने सुनने को नहीं मिलती। ये जो व्यक्ति हैं ये सोशल चीज़ों को लेके एक्सपेरिमेंट करते हैं। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वो एक बिल्डिंग को लेके वो बातचीत कर रहे हैं। तो कई सारे जगह पे ऐसे होता है अतिक्रमण, जिसको हम लोग जानते हैं कि भली भांति गवर्नमेंट सरकारी ज़मीन पर जो इस तरह की बिल्डिंग्स या इस तरह के घेर कर जो चीज़ें बनाई जाती हैं और वहाँ के लोगों को ये अवेयरनेस भी नहीं रहती है। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेके वो एक अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के लोकल लोगों से बातचीत किया, फिर उसको कैसे अच्छे से अच्छी सुव्यवस्था बनाई जाए उसके बारे में वो बातचीत कर रहे हैं। तो इस तरह के सेमिनार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भारत सरकार द्वारा आयोजित की जा रही है। तो आप लोग जाएं, ज़रूर सुने, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है जो आप लोग जब तक वहाँ उपस्थित नहीं होंगे आप लोगों को पता नहीं चलेगा। और मैं एक बात बता दूं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये ओपन कॉल रखा था, बहुत सारे इसमें इनवाइटी भी थे। तो जो भी व्यक्ति या जो भी लोग ये सोचते हैं कि गवर्नमेंट के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं आते हैं, तो मैं एक कहना चाहूँगा, एक मुहावरा है कि प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, ना कि कुआं प्यासे के पास आता है। तो आप लोग सभी जाएं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साइट पे जो वेबसाइट है उस पर रजिस्ट्रेशन करें। इवन उसमें जो सब्सक्रिप्शन है वो रखें। दूसरा, उनका इंस्टाग्राम पेज फॉलो करें। इससे आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी इस तरह के एग्जीबिशंस के लिए, इस तरह के जो भी प्रोग्राम होते हैं उनके लिए। तो बेफिजूल के आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं, क्योंकि आज ही मेरे इसमें एक कमेंट देखा
तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और बोलने वाले तो बोलते रहेंगे। आप देखिए अंदर कितना खूबसूरत आर्किटेक्चरल फॉर्म को लेकर यहाँ पे काम किया गया है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ देखने को। तो मैं चाहूँगा जो भी फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, आर्किटेक्चरल फील्ड के स्टूडेंट्स हैं, डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो लोग ज़रूर जाएं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं भील व गोंड जो जनजातीय चित्रकार हैं उन लोग द्वारा यहाँ पे वॉल पे भी काम किया गया है और इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे आपने को देखने को मिलती हैं। तो ये मैं जो चीज़ें आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये बहुत छोटे रूप में हैं, बहुत कम है। जब आप जाएंगे मुझे लगता है कि यहाँ पे 4 दिन भी पूरी तरह से अगर आप देखने जाएंगे तो आपको कम पड़ेगा। सारी चीज़ों को आप बहुत डिटेल में देखें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझने जैसी हैं। ह्यूमन जो एक समाज है, जो भारतीय समाज है, उसमें आर्ट का कितना महत्व है वो हम इन सब चीज़ों से देखने को जानने को मिलते हैं। क्योंकि एक खूबसूरत घर बनाना बहुत आसान है, उसमें आर्ट वर्क्स किस तरह से लगाना है, उसको और कैसे खूबसूरती बनाई जाती है, कैसे रखी जाती है, कैसे प्लेसमेंट होता है, ये चीज़ें भी आपको यहाँ जानने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। तो ये भारत के जो बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन किए हुए अलग अलग जो जगह हैं उन जगहों पर इनके प्रतिकृतियाँ यहाँ लगाई गई हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नया संसद भवन अपने को दिख रहा है, पुराना भी और नया भी। जो ऊपर उठा हुआ है ये 3D प्रिंटर का इस्तेमाल करके किया गया है कि अंदर का भाग कैसा है उसको आप देख सकें। तो ये सारे चीज़ें भारत सरकार ने हम आम जनताओं के लिए ये खोला हुआ है। ये बहुत सौभाग्य की बात है और ये बिनालय में बिल्कुल टिकट नहीं है, फ्री है ये। तो आप लोग सभी जाएं, जस्ट वहाँ की एंट्री टिकट ले 35 रुपीज़ की और आप लोग ये सारा बिनालय का आनंद ले सकते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत एक मनमोहक दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है। और इस तरह के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में हैं उन सभी का यहाँ पे समावेश देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। तो इस तरह के इंस्टॉलेशन भी यहाँ मौजूद थे जिसे मैं देख रहा हूँ। और यहाँ मंदिरों से लेके जो बड़े ऑफिशियल बिल्डिंग्स हैं जिसके अलग अलग तरह के जो आर्किटेक्चरल है सभी चीज़ों को यहाँ रखा गया है। और अब हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो कि बहुत ही अलौकिक सा महसूस हो रहा है। तो चलिए आप हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं इसकी खूबसूरती। लाइट एंड शैडो का इस्तेमाल बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया है। और ये शायद बहुत सारे लोगों ने पिछले साल जो इंडिया आर्ट फेयर था वहाँ आप लोगों ने देखा होगा। इसमें कुछ नई चीज़ें इंक्लूड की गई हैं और इसमें रिफ्लेक्शन की वजह से ये बहुत बड़ा एक खुला स्पेस आपको देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो नई विधाएं हैं, नई चीज़ें हैं, उन सभी विधाओं में अगर कलाकार या जो भी स्टूडेंट्स हैं वो काम करें तो आपको एक नई जगह, एक जगह बनाने में कला जगत में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता। यहाँ पेंसिल आर्ट भी आपको देखने को मिलता है और उसकी प्रतिकृतियाँ को बड़े रूप में प्रिंट कर वहाँ पे रखा गया है। और अब हम उसी रास्ते से वापस चलते हैं क्योंकि उस तरफ से ब्लॉक है और या बाहर जाने के लिए आपको सिक्योरिटी चेक से होकर गुज़रना पड़ता है। तो हमने अभी तक पूरा ये देखा नहीं है, ये सिर्फ नीचे का पार्ट है। ऐसे 3 फ्लोर पे पूरा डिस्प्ले किया हुआ है। जब आप लोग जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा। और जो लोग नहीं जा सकते उनके लिए ये वीडियो है ही, आप लोग घर बैठे आनंद ले सकते हैं और अपने मित्रों को भी शेयर कर सकते हैं। तो ये भोपाल मानव संग्रहालय व ओजस आर्ट के समन्वय से ये किया हुआ काम है। दोनों के तत्वाधान में एक संयुक्त रूप से इन्होंने इनिशिएटिव लिया और यहाँ पे काफ़ी सारे कलेक्शन जो मानव संग्रहालय के कलेक्शन में जो चीज़ें थी वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। और यहाँ वीडियो में थोड़ा सा डिफेक्ट है पर आप लोग आनंद लीजिए क्योंकि ये इन वीडियोस को, इन फुटेजेस को मैं यहाँ कट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसका दूसरा मेरे पास कोई सोर्स नहीं है। तो आप लोग देखिए और आनंद लीजिए। यहाँ पे जो वर्ली आर्ट का समागम हमें देखने को मिलता है, जो वर्ली वाला सेक्शन है अब हम वहाँ हैं। उसमें जो सीनियर कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट थे उनका भी अभी हमने देखा
मंजीत बावा जी का हमें को देखने को मिलेगा, स्वामी जी का काम देखने को मिलेगा। तो ये सारे कलेक्शन जो है भारत भवन और ओजस आर्ट के तत्वाधान में है। ओजस आर्ट ने बहुत सारे ऐसे जो समकालीन कलाकार व जो ट्राइबल आर्टिस्ट हैं उन लोगों के थ्रू यहाँ पे जो वॉल पे बहुत सारा आपको अभी दिखेगा आने वाले समय में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरह से बच्चे एंजॉय करते हैं। ये एक लाइब्रेरी है जिसमें इस तरह के छापा कला को बढ़ावा देने के लिए, दूसरी बात यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। तीसरी बात यहाँ पे डिजिटल जो कैटलॉग आप देख सकते हैं जिसे हम फ्लिक बुक बोलते हैं, ये आपको जगह जगह मिल जाएगी। अगर आपको चीज़ें और देखनी है तो आप इसमें पलट के देख सकते हैं, क्योंकि ये डिजिटल इंडिया का नारा जो मोदी जी ने दिया है उसका एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है कि डिजिटल इंडिया में इस तरह की चीज़ों को इंक्लूड किया। फिर आप यहाँ देख रहे हैं फड़, यहाँ कुछ कंटेम्प्रेरी फील्ड में कंटेम्प्रेरी तरह से वर्क किया हुआ है। ये जो आप वाइट पार्ट देख रहे हैं ये लाइट है जो कि बहुत ही अलग तरह से खूबसूरत। यहाँ आप ट्राइबल में किस तरह से डिजिटल चीज़ों का इस्तेमाल कर एनिमेशन किया जा सकता है वो आप देख रहे हैं, जो कि एक न्यू डायमेंशन है ट्राइबल आर्ट का। तो अब हम दूसरे सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे कई सारे जो कलाकार हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनके भी काम यहाँ एग्जिबिट किए हुए हैं, क्योंकि भारत एक ऐसी जगह है जो इतिहास को कभी नहीं भूलता। अच्छा हो बुरा हो उन सभी चीज़ों को संयोज कर रखता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ आप मंजीत बाबा का काम देख सकते हैं, यहाँ आप स्वामी जी का काम देख सकते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप बताइएगा आपको कैसा लगा, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जो वहाँ जा नहीं सकते, सफ़र नहीं कर सकते, तो उनके लिए है। और आप अगर कॉलेज के विद्यार्थी हैं तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। दूसरी बात, ये एक प्रतिकृति है मानव संग्रहालय की। अगर आप लोगों ने देखा है तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं देखा है तो यहाँ आप देख सकते हैं। और ये चीज़ आप भोपाल में भी जाकर देख सकते हैं। भोपाल में है मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में, और वहाँ पे बहुत सारे जो भारत के लगभग सभी जो जनजातीय कलाकार हैं उनके काम वहाँ देखने को आपको मिलेंगे अलग अलग समय के। ये बहुत पुराने ड्राइंग्स हैं, ये लगभग 80s के आसपास के समय के हैं, या जो अभी के जो कलाकार हैं ये उनके काम अलग जगह लगे हैं। ये पुराने जो कलाकार थे उनके काम हैं। यहाँ जनगण सिंह श्याम जी के काम हैं, फिर बहुत सारे और सारे लोगों के काम हैं। यहाँ पद्मश्री दुर्गाबाई जी ने जो भारत लिखा हुआ है उसके आसपास जो काम किया हुआ है, ऊपर बिल्डिंग में आप जब चढ़ते हैं तो जो काम आप देखते हुए ऊपर आए हैं वो चीज़ें उनके द्वारा की गई हैं। फिर सुखनंदी व्यायाम का काम सबसे पहले एंट्रेंस में लगा हुआ है। अर्पिता जी का काम हमने देखा। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं दूसरे सेक्शन में। आइए दिखाते हैं आप लोगों को वहाँ क्या है, क्योंकि ये एक तरह से ये जो आप देख रहे हैं भारत लिखा हुआ है, ये दुर्गा बाई जी का काम है, पद्मश्री दुर्गा बाई। और हम अब ऊपर की ओर चलते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग लोगों ने यहाँ काम किया हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो कि आप लोग नॉर्मली आप देखने जाएंगे म्यूज़ियम्स में व एग्जीबिशंस में, उनके काम आपको वहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। परंतु आप अगर यदि बिनालय में आते हैं अभी तो आपको ये चीज़ें रेड फोर्ट में दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। और ये भारत सरकार द्वारा पहली बार ये बिनालय का आयोजन किया जा रहा है और हम सभी इसके गवाह हैं और प्रत्यक्ष रूप से हम लोगों ने ये देखा है और हमने इसमें पार्टिसिपेट भी किया है। इसके लिए हम भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, मीनाक्षी लेखी जी को, मुग्धा जी को और भी अन्य जो भी आयोजक थे उन सभी को, इवन हमारी क्यूरेटर अबीरा भट्टाचार्य को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इतना सारा कोऑर्डिनेशन में हम लोगों का हमेशा साथ दिया।
और बहुत सारी चीज़ें व्यवस्थाएं होती हैं। इतना बड़ा इवेंट होता है तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, पर अंततः बहुत ही खूबसूरत तरीके से सारी चीज़ों को डिस्प्ले किया गया है। हाँ, ये जो हम अभी सेक्शन देख रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग स्टूडियोज़ हैं, जो एक आर्किटेक्चरल स्टूडियोज़ होते हैं विद्यार्थियों के, या जो बड़े जो आर्किटेक्ट हैं उनकी क्या व्यवस्था, कैसी व्यवस्था होती है, वो चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। किस तरीके से अलग अलग सेक्शन में अलग अलग जो डेस्क है, बेंचेस हैं और अलग अलग नोटिस बोर्ड्स हैं जहाँ पे ये चीज़ें लगी हुई हैं। उस तरीके से उसको कैसे एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। यहाँ पे जो मैं सुन रहा था, वो जो बड़े आर्किटेक्ट हैं उन्होंने डिज़ाइन को लेके, अपने आर्किटेक्चरल थॉट को लेके क्या बात किए हैं, उन चीज़ों को उसमें डिजिटल वे में रखा गया है। यहाँ बहुत सारा आर्किटेक्चर हैं, आर्किटेक्ट लोगों के फ़ोटोग्राफ्स हैं जिनके नाम के साथ यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको जब आप वहाँ जाएंगे तब आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है आपको जाना चाहिए। फिर इसका एक डिजिटल सेक्शन भी है जहाँ पे किस तरीके से डिजिटल वे में आर्किटेक्चरल फॉर्म को चेंज किया गया है सन 2000, सन 2002, 2006। फिर उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है, आर्किटेक्चरल जो फॉर्म है उसको कैसे ये किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ बीच में जो पैनल्स खड़े हैं वो भी एक फॉर्म, एक तरीका है कि जब कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट आपको दिखाया जाता है। यहाँ पे जाली से वो बना हुआ है और ये वो भारत है जो दुर्गा जी ने पेंट किया है। और ये सभी लगभग, इसकी तैयारी लगभग 3 से 5 महीने पहले से ये चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरे काम हैं जो रबर में बने हैं। और रबर में होने का कारण भी है क्योंकि रबर फ्लेक्सिबल है और इस तरह के काम अभी भारत में तो नहीं हो रहा है जितना मुझे पता है, क्योंकि दक्षिण भारत में जो रबर की खेती होती है उसी से प्रेरित होकर हमने ये शुरू किया था। और यहाँ पे सभी टैक्स लग रहे हैं। सभी आयोजकों में जो ये सब लोग हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि ये सारे लोग रात दिन लगे हुए हैं। और यहाँ हम अपने नेम टैग व इसको लगाते हुए आप देख रहे हैं, क्योंकि अगर आपको पता है और आप व्यवस्था में शामिल हो नहीं हो, लेकिन अगर आपसे हो रहा है तो करना चाहिए। और अगर आपके पास समय है तो दूसरों को भी हेल्प करनी चाहिए। जैसे कि नितिन मेरे साथ यहाँ पे सर्बिया की एक चित्रकार हैं, उन्होंने जो प्रिंट्स भेजे थे वो यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसे ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, पर यहाँ सहायता के लिए आपको कोई ना कोई आपके साथ होता ही है। तो नितिन का हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहेंगे कि नितिन ने अपना इतना सारा समय दिया है। और हम सौभाग्यशाली हैं कि इस बिनालय में हमारा काम डिस्प्ले हुआ है। उसके लिए हम फिर से एक बार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को धन्यवाद देते हैं। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग इस प्रदर्शनी का आनंद लेते हुए, क्योंकि ये 7 अलग अलग सेक्शन में है, 7 अलग अलग जगह पे है और 7 अलग पार्ट में है। ये जो हमारे साथ हैं, ये हमारे एक क्यूरेटर हैं जोशी जी हैं, जो IGNCA के उसमें हैं। इसमें मोदी जी को आप देख सकते हैं काम दिखाते हुए, जो अबीरा रिप्रेजेंट कर रही हैं कामों को, क्योंकि यहाँ जब PMO आते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है। यहाँ अना है जो पार्टिसिपेटिंग आर्टिस्ट हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था, एक प्रोटोकॉल होता है प्राइम मिनिस्टर का, जिसमें सुरक्षा को बहुत बारीकी से ध्यान रखा जाता है। तो एक चीज़ और बताऊं कि दोस्तों, यहाँ पे इस बिनालय के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया गया है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ मुग्धा जी ट्राइबल और जो फोक आर्टिस्ट हैं उन सभी से बातचीत करते हुए हम मुग्धा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस इवेंट के लिए, जो इतनी बहुत खूबसूरती से उन्होंने आयोजित किया। यहाँ हम परसों
जिस दिन ओपनिंग थी उस दिन के कुछ फुटेजेस हम देख सकते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ। ये जो सेक्शन है यहाँ आर्टिस्ट और क्यूरेटर्स के लिए ये सेक्शन को रखा गया है। तो ये सारे चीज़ें हम लोग इसी बिनाले में हमने देखा, हमने महसूस किया कि आर्टिस्ट की जो जगह होती है वो किस जगह पे है। तो इसीलिए यहाँ आरती जी है, यहाँ पायल जी हमारे साथ, और अभी हम लोग जस्ट मोदी जी का भाषण फिनिश हुआ, वहाँ धीरेन्द्र जी थे। जैसे कि आप लोगों ने ये फुटेजेस भी आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, ये दूसरी बार मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। यहाँ मोदी जी क्या वक्तव्य हम लोग सुन रहे हैं। दूसरी बात, मैं उस दिन का उनका जो वक्तव्य सुना, मुझे ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिली जो शायद हमने इतिहास को जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय हमें जानने सुनने को मिला। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो विजिटर्स हैं, उस दिन तो वहाँ पे जाने को नहीं मिला था, परंतु आज वहाँ पे वो खुला हुआ है। आप लोग जाएं और ज़रूर देखें। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो पार्ट है ये 15 दिसंबर तक यहाँ आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद आपको ये काम देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैं मेरे दिल्ली के दोस्तों से कहना चाहूँगा कि जो लोग हैं वो लोग ज़रूर जाएं, वहाँ देखें। वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, तो वहाँ की लिव्ड रियलिटी, विजुअलिटी क्या है, वो कैप्चर की है। ये कुछ वहाँ के जो लिविंग कल्चर है उसकी मैनिफेस्टेशन है। जैसे आप रामलीला देखो, हाँ, तो 170 साल पुरानी रामलीला है। अच्छा, वो हाँ, वो मूक रामलीला है, इसमें एक भी डायलॉग नहीं बोला जाता, सारा ड्रामेटिक इम्प्रोवाइजेशन। पर कितना सुंदर पेंट किया है ना पूरी हवेली को। तो ये यहीं पे तैयार होते हैं, अपना काम दिखाने के लिए लेके जा रही हैं। तो दोस्तों, इनका इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ओह वाओ। तो मेरा आइडिया था मैन वर्सेस वाइल्ड, मैन वर्सेस नेचर। ओके। क्योंकि लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो गए कि बिल्डिंग तो बनाते जा रहे हैं, हाँ, लेकिन नेचर को भूल रहे हैं। बिल्कुल। फिर भी हम ग्रीन कलर यूज़ करते हैं जो नेचर का प्रतीक है, बिकॉज हम अपनी नेचर को यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन अब हम फंस गए। तो मेरा ये प्रोजेक्ट इसी को बोलेगा। एक और काम कहाँ है? वाओ, ये बहुत सुंदर है। मकानी क्लस्टर्ड लाइफ, हाँ, कैसे लाइफ में घुस गए हैं, फंसे हुए हैं। ओके। बट इसका सबसे अच्छा, क्योंकि ये पॉजिटिव वे में है कि हम फंसे हुए हैं, लेकिन पिंक जो है वो पॉजिटिविटी दिखाता है। या आपने देखा होगा कि जब हम लोग क्लस्टर्ड लाइफ में थे, या हम जो अलग, जैसे चांदनी चौक है, बहुत सारे ऐसी गलियाँ जो छोटी छोटी हैं, छोटी छोटी, उनमें बहुत प्यार है। तो ये दिखाता है कि प्रगति भले ही हो, लेकिन प्यार होना ज़रूरी है। थैंक यू। और लोगों को समझना चाहिए कि ग्रीनरी कितना ज़रूरी है। थैंक यू। तो यहाँ हमारी जो क्यूरेटर हैं अबीरा जी, वो एक वॉक थ्रू करवा रही हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी बात को और समझने की कोशिश करते हैं कि वो काम के बारे में क्या बता रही हैं। So he worked on societal issues. Then on this side we can see artwork by Sangeeta Murthy. So she worked on again her interpretation of mythological scenes. This is Vasudhara. This is the Matsya. This is the Kurma avatar of Vishnu. Then that is the cosmological symbol of Garb or womb, done by Anita Khairi. This is by Arindam Adhikari. All these works. So you can see usage of lot of color, abstract forms. Then This whole scenes. Yeah. So this is by Rajveer, and he has worked on this monochromatic cities where you can see only the usage of black and white color, and each only two colors they divide the whole space. Positive and negative space. And this is by Mira, that one is Oh, that's a whole project done by Prasad ji, and he works he has Shape Foundation. He works very closely with the communities in Maharashtra and also in West Bengal. He already have done
done an entire project with him while we were all facing lockdown during the COVID, and National Museum did it. So this is a part of that project only, which is showcased. You can go through the website of National Museum, his Shape Foundation, where you can find more information on that. We also had a little bit of space crunch, so we had to accommodate everything within the given time frame and within the given space. This is done by Dushyant Joshi and Priya Trivedi. So they work on architectural projects. You can see a model of it, a miniature model of the project which they have done. And these are the details, like how temple architecture is transformed into a contemporary design. And you can see like this pyramidical formula is more like the Mount Meru. So we have the symbolism of Mount Meru which is there. Then this whole space is divided for like artist interpretation of nature. So there is Megha Shankar's work, then we have Ishta Nimje, then we have Rajneesh, then these are by Harsha. So these are like how they have interpreted nature. They are interpretation of nature and flowers and all these naturalistic elements. Then this is this is by Sandeep Pala. His research, like years of research on Shekhavati, how Shekhavati culture has been preserved, how the people, the intangible cultural heritage of Shekhavati, and how it is unique from the rest of the Rajasthan. This has been emphasized by his several projects, and it is only a very small part of the major project on which he has been working on through years. So you can see the Ramayana representation, how the architectural elements of Shekhavati, they share a very close relationship with the European architecture. Also they are inspired by Mughal motifs. And then we can see also the conservation work going on. And then obviously architecture, when it comes to architecture, living, you cannot separate human existence. So you can see there is a difference between like a kitchen and an old architectural piece. So how they are interconnected, how people, community contribution is important for conservation and preservation. Then these are some ceramic pieces which is done by Shinya, and she works on childhood memories. Her works are very much inspired by like different kind of toys, childhood memories and dreams. So her works are connected with psychology. And this is also by Rajbhar Rajesh. The first one which we saw, this is a triptych that was a diptych, but they were like all separate 4 sections which were combined together. This is by Chinmay Pandit, that is by Shiv Kumar Swami. So he has worked on Jaipur and I think on Jaisalmer, like yeah. So Jaipur and Jaisalmer, like how, and then they have a storyboard. And the speciality of his artwork is like he has done it on ceramics. So it's a tedious process, and moreover, even the preservation of such objects is very difficult. So I think this is the first time I'm seeing somebody from contemporary field doing using such different medium. So we have seen this part. So I think I can conclude. So if you have any queries, you may ask. Thank you so much for attending this session. Yeah, sure. हम अब इधर से हम जा रहे हैं वापस और ये दरवाज़ा है। तो दोस्तों यहाँ हम नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट NGMA में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे एक सेमिनार का आयोजन है, दूसरा यहाँ जतिन दास सर का एक रिट्रोस्पेक्टिव शो चल रहा है जिसमें उनके पूरे जीवन भर के काम आपको देखने को मिलेंगे। तो होप वहाँ तो यहाँ चल रहा है जतिन दास सर का शो करने की परमिशन हो। और अभी अभी हम जतिन दास सर को मिले, उन्होंने कहा कि पहले जाके हम शो देख के आएँ, अदरवाइज़ 6 बजे शाम को ये शो बंद हो जाएगा। और मैं लगभग यहाँ अभी बज रहे हैं 5:30, तो हमने ये परमिशन लिया
और जतिन दास सर से जस्ट मैं अभी पूछ कर आया। उन्होंने बोला कि जाकर जल्दी से शो देख के आओ, तो मैं दौड़ता हुआ आया ताकि जल्द से जल्द हम देख सकें, क्योंकि इतना बड़ा शो है और मेरे ख्याल से सारा काम एक दिन में देखना संभव नहीं है। तो इसलिए मैंने हल्के छोटे फुटेजेस इसमें डाले हैं ताकि आप लोग ज़रूर जाएं शो में और जाकर देख कर आएँ। उनके बहुत सारे काम यहाँ डिस्प्ले हैं, ड्राइंग्स हैं, पेंटिंग्स है, स्कल्पचर है, तावड़ियाँ हैं, कविताएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो ये वीडियो उसी के लिए है ताकि आप लोग खींचे चले आएँ NGMA में ये एग्ज़िबिशन देखने के लिए, क्योंकि इनके कलर का, इनके फॉर्म का एक फ़्लो जो आपको देखने को मिलेगा वो कहीं नहीं देखने को मिलेगा। और ये एक साथ पूरे जीवन भर का काम, ये तो वाकई कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कलेक्शन हैं जो आउट ऑफ इंडिया से कलेक्ट करके यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो अभी हम हैं जतिन दास सर के तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो भी दिल्ली में हैं या दिल्ली प्रवास कर रहे हैं NGMA में ज़रूर जाएं और जाकर जतिन दास सर का ये शो अवश्य देखें। आपको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट बोलते हैं ना, वो अनुभव ज़रूर होगा। तो यहाँ नितिन हमारे साथ है और यहाँ एक वॉक थ्रू हो रहा है। तो बस हम आगे बढ़ते हैं। उसमें पूरा सेक्शन है, किस किस जगह से काम को कलेक्ट किया गया है, किस किस समय के हैं, पूरा इसमें विस्तृत डिटेल दिया हुआ है यहाँ जतिन दास सर सेमिनार में। दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं कि सभी कलाकार अपने अपने अनुभवों को यहाँ शेयर करते हुए, तो आइए सुनते हैं उनकी बातें और आप लोग भी एंजॉय करेंगे और दूसरों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो थोड़ी ही देर में हम मनीष पुष्कले भैया का अनुभव हम उनसे जानने को मिलेगा हमें। और हाल फिलहाल हम एक बात बता दें कि फ्रांस में उनका एक बहुत खूबसूरत एकल प्रदर्शनी एक म्यूज़ियम में चल रही है, जो कि एक गर्व का विषय है, भारत के लिए गर्व का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम मनीष भैया ने बहुत ऊंचा किया है। तो उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको कि इस तरह की जो भी चीज़ें, और हम सभी को अप्रिशिएट करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर भारत का नाम पूरे विश्व में कला के ज़रिए ख्याति प्राप्त हो रही है तो हमें शेयर भी करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और आजकल डिजिटल युग में सिर्फ एक फिंगर टिप पे ये शेयर होते हैं, तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, उनके पोस्ट में जाकर देखिएगा, उनके चीज़ों को आप शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह के अनुभव। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। As you were talking, was already coming up as this new cultural center, and by culture it's not just fine art, it was actually, and Bharat Bhavan being the most important aspect of it, but around MP in general there was a lot of music, classical music le lein aap, theatre, literature, poetry, all of it was just a new modernism was being born. So I'd actually push the same question to you ki what led you to come to Delhi, एंड जो आपकी आकांक्षाएं थी दिल्ली, मतलब जो आपको खींच के लाई दिल्ली, वर दे मेट एंड देन व्हाट वाज द जर्नी हेंस? हिंदी में बोलूं या अंग्रेजी में बोलूं? बहुत आसान है। हिंदी देश का हो तो थोड़ा हिंदी में बोलना ज़रूरी है। बिल्कुल। देखिए, मेरा दिल्ली आने का कारण बड़ा दिलचस्प है। दरअसल क्या था कि जब मैं भारत भवन में एक कम्युनिटी वर्कशॉप है तो वहाँ पे सब लोग काम करते थे, तो आई वॉज देयर एंड मंजीत बाबा उस समय वहाँ के डायरेक्टर बने रूपंकर के, और एक बार वहाँ पे रूपिका चावला आई। तो मंजीत ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि ही इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट बट अ स्टूडेंट ऑफ साइंस। भारत भवन में कोई आर्ट रेस्टोरेंट नहीं था, तो ये मंजीत बाबा का विचार था और ये रूपिका चावला का सुझाव था कि आप इनको दिल्ली भेजिए। नेशनल म्यूजियम में एक ऐसा कोर्स होता है जहाँ पे कि रेस्टोरेशन कंजर्वेशन की ट्रेनिंग होती है, एंड ब्रिंग हिम बैक टू भोपाल। So Bharat Bhavan will get one art restaurant. So this is one of the reasons that I am here. I came here in 1995. I joined National Museum Institute. I have completed my course because I never been to any art school. I was a science student.
So there was no exposure to the to the academics of art in one sense. By coming to the National Museum, I not only got the exposure to that aspect of the art, but also got the exposure towards the materiality. Because conservation में you are dealing with the material, structural conservation है या या दूसरे conservation से. We got the complete exposure to the whole science and the whole process of the conservation. उसके बाद इस शहर में मुझे जीने की पहली गुंजाइश थी एक मजदूर की हैसियत से. Because when I joined National Museum Institute after my 3rd semester when I was struggling, मैं पेंट करता था, पढ़ता भी था, लेकिन उद्देश्य तो काम करना ही था, पेंटिंग करना ही था. भोपाल से निकलते वक्त जब मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं एक कोर्स करने जा रहा हूँ, MA का कोर्स होता है रेस्टोरेशन का, बोले तुम कुछ भी करो, हम तुमको रेस्टोरेंट खोलने के लिए 1 रुपये भी नहीं देंगे. He thought I am going to learn some science to open the restaurant. So दिल्ली में जब सब कुछ हुआ और एक समय आया जब कोई सपोर्ट नहीं है और आपको रहना है, महंगा शहर है भोपाल हमारा, बहुत ही जो बड़ा शहर है. नहीं, बड़ा तो सिर्फ दिल्ली है, बाकी सब छोटे शहर हैं, लेकिन दिल्ली महंगा है. और खासकर जब आपके पास कुछ पैसा नहीं होता है, जब आप एक स्ट्रगल फेज में होते हैं, तो हर खर्चा आपको बहुत बड़ा लगता है. तो उन संघर्षों से गुजर रहे थे तो लाल किले में डॉक्टर आर वीर राघवन होते थे, वो वन ऑफ द फाइनेस्ट कंजर्वेटर ऑफ द स्ट्रक्चरल कंजर्वेशंस. तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि मुझे कुछ काम चाहिए है. मैं नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट से पढ़ा हूँ, रुबीना करोड़े मेरी टीचर थी उसमें और सोनिया गांधी मेरी फर्स्ट बैच सीनियर थी. मैं आर वी राघवन के पास गया. उन्होंने बोला कि तुम्हारा कोर्स पूरा हुआ नहीं है अभी, तो हम तुमको कुछ ऐसा अपॉइंट तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन तुम एज अ स्किल लेबर ज्वाइन कर सकते हो. तो 106 रुपये दिन पे मुझे ये नौकरी मिली, जिसमें कि एक स्किल लेबर की हैसियत से मैं वहाँ पे जाता था. तो रेड फोर्ट में आप जब दीवाने खास में जाते हैं तो ऊपर पूरी एक गिल्डेड सीलिंग है. अब उसमें ऊपर नहीं चढ़ने दिया जाता है, पहले उसमें ऊपर चढ़ने देते थे. वो पूरी गिल्डेड है, उसमें थोड़ा बहुत मेरा योगदान है जो मैं एक स्टूडेंट की हैसियत से कर सकता था. फिर नॉर्थ ब्लॉक के डोम में काम करा, साउथ ब्लॉक के डोम में काम करा, उदयपुर गए, बागोर की हवेली में काम करा, फिर उसके बाद फतेहपुर सीकरी में काम करा. ऐसे करके आई वॉज इंटरेस्टेड इन आर्कियोलॉजी, आई वॉज इंटरेस्टेड इन आर्ट, I was interested in anthropology. I was the student of geology. बस कला की विधिवत शिक्षा मेरी नहीं हुई थी. तो दिल्ली ने मुझे, मैं यहाँ पे शिक्षित होके तो नहीं आया, लेकिन दिल्ली ने मुझे दीक्षित जरूर किया. तो इस तरीके से दिल्ली का मुझ पे बड़ा कर्जा है. और कुछ कर्जे होते हैं जो कभी उतर नहीं सकते हैं. आप किसी शहर का कर्जा नहीं उतार सकते, शहर आपको हमेशा देता है. तो हम तो उस कर्जे में ही रहेंगे और पूरा जीवन इस दिल्ली के लिए, इस देश के लिए. सर, पर आप कर्जा जो है अपनी कला से ही उनको मतलब वापस सींच रहे हैं. नहीं, अपनी कला से तो हम इसको और कर्जदार बनाते हैं. नहीं, आप लेते हैं तो देते भी ना. हम जैसे लोगों को जब देखने को ही मिल जाता है सर, वही काफी होता है जी. तो थैंक यू सो मच. एंड इट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू सी कि हाँ, जैसे यू हैड कम एज एन आर्ट स्टूडेंट और एज समबडी हु हैड स्टडीड आर्ट, and how this city embraced you and the art world embraced you. but आपकी जर्नी दिल्ली और आर्ट वर्ल्ड की दोनों अलग अलग जर्नी आके यहाँ पे मिली है. So now I'll actually come to Manisha because you're the only one on the panel. दोस्तों, जब विस्टा प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये टूट जाएगा, पर आज भी ये हमारे धरोहर यहाँ मौजूद है. दोस्तों, अभी हम हैं ऑटो में और हम अभी क्रॉस कर रहे हैं इंडिया गेट और दूसरा हम अभी जा रहे हैं मंडी हाउस. कल सुबह हमें निकलना है घर के लिए. तो अभी मैं जिस ऑटो में हूँ, मैंने भैया से पूछा मंडी हाउस आप कितना लेंगे. उन्होंने बहुत ईमानदारी से बोला 60 रुपये. और कई जगह ऐसे मैंने अभी देखा है कि बार्गेनिंग करते हैं, फिर उसके बाद वो प्राइस कम करते हैं. तो ये बहुत अच्छी बात है कि भैया ईमानदारी से उन्होंने एक प्राइस बोला. क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? भागीरथ. तो ये भागीरथ जी हैं. और हालांकि ऐसे ईमानदारी से प्राइस बताने वाले बहुत कम मिलते हैं. तो भागीरथ जी, आप बहुत अच्छे, मुझे लगता है दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं. नो बार्गेनिंग, नो कुछ, जो भी प्राइस होता है आप सीधे बोलते हैं. तो ये बहुत अच्छी बात है और आप आपकी ये चीज़ को हमेशा बरकरार रखिएगा ऐसे ही.
तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे सभी सोशल मीडिया पर आकर आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।